नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो तांडव सीरीज के भाग नंबर 4 में आपका स्वागत है। अब तक हमने सभ्यता और राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ चुके हैं और आज अपन पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। राजस्थान के इतिहास से संबंधित आपके सामने जो तांडव सीरीज है वो लगातार चल रही है, जिसमें अपन जो राजस्थान इतिहास है उसके जितने प्रश्न है उन सबको हम MCQ के माध्यम से पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया? तो रेगुलर मुझे उम्मीद है कि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। और एक नई सीरीज शुरू की है, अभ्यास सीरीज, जिसमें अपन राजस्थान जो CET के एग्जाम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के प्रश्न आएंगे उनको भी पढ़ना शुरू कर दिया। प्ले लिस्ट का लिंक अब डिस्क्रिप्शन में आपको बनाकर दे दूंगा, वहां से जाकर पढ़ लेना। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। चलिए प्रश्न आपके सामने जो 20 नंबर प्रश्न है वो आपके सामने किसके थे? जो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित। अब आगे के प्रश्न है वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से देखेंगे अपन। चलिए पहला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश में आदि पुरुष मूल पुरुष किसे माना जाता है? किसको माना जाता है भाई? आदि पुरुष की जो उपाधि है या आपके सामने वो व्यक्तित्व है जिसने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की आपके सामने क्या है नींव रखी, उसका कौन है भाई? आपके सामने उस व्यक्ति को किसके नाम से जाना जाता है? राजा हरिश्चंद्र के नाम से। किसके नाम से? राजा जो हरिश्चंद्र है वो आपके सामने हरिश्चंद्र है वो आपके सामने कौन देखने को मिलते हैं? गुर्जर प्रतिहार राजवंश के आदि पुरुष या मूल पुरुष के रूप में माना जाता है, जिसने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की क्या रखी? नींव रखी। अब इनके बारे में आपके सामने जो गटियाल, कौन सा? गटियाल आपके सामने गटियाल शिलालेख देखने को मिला था। गटियाल शिलालेख है जो जोधपुर के आसपास, कहाँ? आपके सामने जोधपुर के आसपास जो गटियाल शिलालेख है, शिलालेख है वो हमें मिलता है 1861 ईस्वी में। गटियाल शिलालेख है वो लिखा गया था किस राजा के द्वारा? आपके सामने ककुक जो राजा हैं, ककुक राजा हैं, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के ककुक राजा हुए, उनके द्वारा गटियाल शिलालेख लिखा गया आपके सामने। उसी के अंदर आपके सामने हमें गुर्जर प्रतिहार राजवंश के जो नींव रखने वाले पहले राजा, राजा हरिश्चंद्र के बारे में आपके सामने पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए गुर्जर प्रतिहार राजवंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखो, एक तो वो व्यक्ति होता है जिसने राजवंश की शुरुआत की होती है और एक वो व्यक्ति होता है जिसने उस राजवंश को आगे जाकर उच्चतम स्तर तक पहुंचाने का काम किया होता है। समझ में आ गया आपके सामने? जैसे जो गुलाम वंश हुआ उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसको उन्होंने नींव रखी, लेकिन इल्तुतमिश को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसे गुर्जर प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है भाई? आपके सामने किसको माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। अब क्यों माना जाता है? क्योंकि भाई जैसे आपके सामने जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है ये राजस्थान के अंदर क्या करते थे? राज करते थे। अब राजस्थान की जो सीमा है वो आपके सामने, राजस्थान आज वाला जो राजस्थान है ना वही नहीं, उधर पाकिस्तान के साइड में भी जो आपके सामने जो जगह थी वो इसी के अंतर्गत आया करती थी उसमें, है ना? तो इस वाले जगह पर ये राज करते थे। तो उसके साइड में ईरान, इराक, सऊदी जैसे आपके सामने जो अरब देश हैं, कौन से देश हैं? अरब देश है ना, उसके जो आक्रमणकारी हैं, उसके जो आपके सामने जो राजा हैं, उनकी हमेशा भारत के ऊपर नजर रहती थी और वो बार बार आक्रमण है वो करते रहते थे। तो नागभट्ट प्रथम ने, किसने? नागभट्ट प्रथम ने आपके सामने क्या किया? नागभट्ट प्रथम ने आपके सामने जो अरब आक्रमणकारी थे, अरब आक्रमणकारी कौन थे? मलेच्छ। कौन थे? जो मलेच्छ थे ना, मलेच्छ राजवंश था वो अरबों का जो मलेच्छ राजवंश है उसने लगातार आपके सामने गुर्जर प्रतिहारों पे आक्रमण किया और नागभट्ट प्रथम ने उनका क्या किया? आक्रमण को आपके सामने रोकने का काम किया। समझ में आ गया आपके सामने? और इसको जो मलेच्छों का नरसंहार करने वालों के नाम से भी नागभट्ट प्रथम को जाना जाता है। समझ में आ गया? और इसके अलावा भी अगर इसकी बात करूं तो इसने अवंती और जो जालोरी वाला क्षेत्र, उस अवंती वाले क्षेत्र में नागभट्ट प्रथम ने अपना जो राज्य उसको और ज्यादा स्थापित करने का काम किया। इन्हीं सब उपलब्धियों के कारण इसको क्या कहा जाता है? गुर्जर प्रतिहार राजवंश का क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जिसने जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है उसको और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। समझ में आ गया? मलेच्छों को इसने हराया था। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगले वाला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों का सबसे प्राचीनतम और प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी आपके सामने भाई? मंडोर। कौन सी थी आपके सामने? जो मंडोर है वो आपके सामने गुर्जर प्रतिहारों की जो सबसे पहली राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो राजा जो हरिश्चंद्र थे उनके जो बेटे हुए हैं उन्होंने क्या किया? जो मंडोर वाला जो क्षेत्र है ना, जिसको उस समय क्या बोलते थे? भांडवपुर के नाम से भी जाना जाता था, उसको जीता
और वहाँ पर अपनी जो राजधानी है उसको स्थापित करने का काम किया। तो गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीनतम आपके सामने राजधानी कौन सी थी? जो मंडोर है वो सबसे प्राचीनतम राजधानी के रूप में उसको जाना जाता है। क्या जाना जाता है भाई? उसको सबसे प्राचीनतम राजधानी के नाम से उसको जाना जाता है। और उसको मांडवपुर के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मांडवपुर के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। प्रसिद्ध ग्वालियर प्रस्तुति में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से विभूषित किया गया? तो किससे किया गया भाई? मैंने बताया था इन्होंने क्या किया था, जो मल्लेश थे, जो अरब आक्रमणकारी थे मल्लेच्छों को, इसने क्या किया? हराने का काम किया। तो इसको मल्लेच्छों के नाशक के रूप में भी जाना जाता है, जिसने मल्लेच्छों को हराया। साथ के साथ नारायण के अवतार के रूप में भी जाना गया। किसके रूप में? जो ना भगवान नारायण है, नारायण का अवतार के रूप में भी इसको जाना गया। किसके रूप में? नारायण के अवतार के रूप में भी इसको जानते थे। समझ में आ गया? साथ के साथ इंद्र के, किसके? इंद्र के दंभनाशक के रूप में भी इसको जाना जाता है। इंद्र के दंभनाशक, दंभ का नाशक करने वालों के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो इसको 3 उपाधियां मिली: मलेच्छों का नाशक, मलेच्छों को हराने वाला, नारायण, भगवान नारायण का अवतार, और जो इंद्र के दंभ को नाशक करने वाले के रूप में किसको जाना गया? नागभट्ट प्रथम को जाना गया। और हमें यह जानकारी कहां पर मिलती है? ग्वालियर प्रस्तुति के अंदर मिलती है। समझ में आ गया? जो महिर भोज के द्वारा लिखाई गई थी। चलिए अगले वाले हैं। चीनी यात्री हेनसांग ने राजस्थान के किस शहर को कुचेयो, गुर्जरों की राजधानी के रूप में कहा है? तो किसको कहा आपके सामने? ऑप्शन नंबर बी है, भीनमाल को कहा है। किसको कहा है? भीनमाल को। अब मैंने पहले वाले प्रश्न में राजपूतों की उत्पत्ति वाला, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो उसमें मैंने बताया हेनसांग है ना, वो जो भारत के जो राजा हुआ करते थे उस समय आपके सामने हर्षवर्धन, उसके समय काल में यहाँ पर आया था। तो वो जैसे पश्चिमी राजस्थान में घूमने के लिए आता है, तब यहाँ पर जो आपके सामने जो गुर्जर राजवंश है, समझ में आ गया? गुर्जर जो राजवंश है उसको आपके सामने क्या कहा इसने? गुर्जर राजवंश जहाँ पर राज करते थे उस क्षेत्र को क्या कहा? कुचेलो। क्या कहा? कुचेलो, मतलब गुर्जर प्रदेश। कुचेलो का अर्थ क्या है? गुर्जर प्रदेश। ठीक है, गुर्जर प्रदेश के नाम से उसको कहा। अच्छा, इसने उसकी उस समय गुर्जरों के जो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी क्या थे? भीनमाल थी। और इसने भीनमाल को क्या कहा? भीनमाल को इसने कहा पोलो मोलो इसने कहा। आप कहो सर ये पोलो मोलो क्या है? ये पोलो मोलो कुछ नहीं है, चाइनीज भाषा के अंदर आपके सामने भीनमाल को लिखने का तरीका है। और कुचेलो, कुचेलो क्या है? गुर्जर प्रदेश के नाम से आपके सामने उसकी भाषा में उसने कुचेलो का अर्थ था गुर्जर प्रदेश। और ये भीनमाल उस जगह को उसने देखा पश्चिमी राजस्थान की, उसको उसने पोलो मोलो के नाम से जाना। किसके द्वारा कहा गया आपके सामने? हेनसांग के द्वारा कही गई। अब मैंने गुर्जर जो पहले वाला वीडियो पढ़ाया था उसके अंदर मैंने हेनसांग की किताब के बारे में बताया था, उस किताब का नाम मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, मुझे पता चले आप कितना पढ़ रहे हो। नागभट्ट प्रथम ने जालोर भीनमाल क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद में अपनी नई राजधानी कहां पर स्थापित की? तो नागभट्ट प्रथम ने जो जालोर भीनमाल क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के बाद में उसने अपनी नई राजधानी कहां पर स्थापित की भाई? उज्जैन के अंदर। कहां पर की? उज्जैन और अवंती वाले जो क्षेत्र है उसमें आपके सामने क्या क्या उसने अपना जो विजय स्थापित कर दी। देखो इसने क्या करता है, जो नागभट्ट प्रथम है ना, ये जालोर भीनमाल वाला क्षेत्र है ना, भीनमाल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अपना क्या कर लेता है? विजय स्थापित कर लेता है। फिर ये क्या करता है आपके सामने? जो मालवा का क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश व गुजरात का जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर राष्ट्रकूट क्या कर रहे थे? राष्ट्रकूट है ना, वो आपके सामने राज कर रहे थे। और राष्ट्रकूट ये ना वो मतलब वही उज्जैन वाले क्षेत्र है, ये जो आपके सामने मध्य प्रदेश में पड़ता है, मालवा की राजधानी थी, है ना, क्या आपके सामने? उज्जैन। तो उस पर आक्रमण करता है नागभट्ट प्रथम राष्ट्रकूटों पर और उनको हरा देता है, और फिर उनकी राजधानी उज्जैन उसको अपनी राजधानी है वो बना लेता है। समझ में आ गया आपके सामने? अच्छा, नागभट्ट प्रथम ने जालोर भीनमाल के क्षेत्र के जीतने के बाद में राष्ट्रकूटों पर आक्रमण किया, मालवा में जहाँ पर राज करते थे राष्ट्रकूट, और उनको हराकर उज्जैन को अपनी राजधानी को बनाने का काम किया। चलिए भाई अगले वाले प्रश्न है उसकी तरफ अपन आगे बढ़ जाते हैं। अगले वाला प्रश्न है, कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने के लिए हुए प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष में किस प्रतिहार शासक के समय शुरू हुआ था? तो कौन सा गुर्जर प्रतिहार राजवंश है जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? अब ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? देखो, गुर्जर प्रतिहार,
गुर्जर प्रतिहार जो राजस्थान के अंदर राज कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा पाल राजवंश जो बंगाल के अंदर आपके सामने राज कर रहा था, और राष्ट्रकूट, और कौन, राष्ट्रकूट जो मालवा व दक्कन वाला जो इलाका है वहां पर राज कर रहे थे। इन तीनों की नजर आपके सामने जो गंगा घाटी है उसका जो कन्नौज क्षेत्र है, कौन सा, कन्नौज क्षेत्र, मतलब जो गंगा और नर्मदा के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है ना, कन्नौज वाला क्षेत्र, इस पे इनकी क्या थी, नजर थी। क्यों, क्योंकि भाई जो गंगा की नदी है वो अपने साथ क्या, उस समय बाढ़ वगैरह आती थी, तो उसमें की जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल थी। गंगा की जो घाटी है, कन्नौज वाला क्षेत्र, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल था। वहां पे क्या होती थी, कृषि बहुत अच्छी होती थी, और जहां पर कृषि अच्छी होगी वहां पर ज्यादा मात्रा में टैक्स आएगा, और जिसके पास ज्यादा टैक्स आएगा वो उतना ही ज्यादा मजबूत राजा बनेगा, है ना। तो इसीलिए सबका किसके ऊपर नजर थी, कन्नौज के ऊपर। कौन कौन से राजवंश, गुर्जर प्रतिहार राजवंश, पाल राजवंश और राष्ट्रकूट राजवंश, ये तीनों राजवंश है ना आपस में संघर्ष करते रहे कन्नौज के लिए। 7 से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष है वो लगभग चलता रहता है। तो इसकी शुरुआत, जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, इसकी शुरुआत किस, कौन से राजा के समय होती है भाई, आपके सामने ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला, वत्सराज ने। किसने, वत्सराज के टाइम पर इसकी शुरुआत है वो देखने को मिलती है। और इसने इंद्रायुध, क्या है, इंद्रायुध नामक आपके सामने, युद्ध नामक आपके सामने एक, जो कन्नौज में जो शासन कर रहा था, कौन, इंद्रयुध नामक आपके सामने कन्नौज का शासक था, उसको आपके सामने हराने का काम किया गया, किसके द्वारा, आपके सामने वत्सराज के द्वारा। समझ में आ गया आपके सामने। अच्छा, वत्सराज का शासनकाल कितने समय से कितने साल तक रहा, 1775 से लेकर 18वीं ईस्वी तक देखने को मिला था। समझ में आ गया। तो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत आपके सामने किसके समय हुई, वत्सराज ने किसको हराया, इंद्रयुध नामक आपके सामने जो शासक था, जो कन्नौज में शासन करता था, उसको हराया। चलिए, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले 3 प्रमुख राजवंश कौन से हैं, तो मैंने पहले बता दिया है, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट राजवंश है वो आपके सामने उस समय क्या है, भाग लेते थे। तीनों का आपके सामने जो कन्नौज है, गंगा घाटी का जो कन्नौज वाला क्षेत्र है, उस पर सबकी क्या थी, नजर थी। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। जालोर के प्रसिद्ध जैन ग्रंथ कुवलयामाला की रचना करने वाले उद्योतन सूरी किस प्रतिहार राजवंश के दरबारी थे। मतलब जो आपके सामने उद्योतन सूरी है ना, ये जैन मुनि थे। कौन थे भाई, आपके सामने जैन मुनि थे। ये जैन मुनि थे, मतलब जैनों के जो संत होते हैं ना, वो जैन मुनि थे, उद्योतन सूरी। उनके द्वारा कुवल ये माला जो आपके सामने नामक क्या लिखा गया, आपके सामने ग्रंथ लिखा गया है, किसके समय थे, वत्सराज। और उसने वत्सराज के बारे में बताया कि वो कैसे उसने जो इंद्रायुध को हराया, और कैसे वो आपके सामने कन्नौज के क्षेत्र पे पूरा राज करने वाला व्यक्ति था। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम आपके सामने करेक्ट होने वाला है। ठीक है, किस प्रतिहार शासक, अच्छा ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है 2 तरीके से। कुवलयमाला नामक रचना किसके द्वारा की गई, तो उद्योतन सूरी के द्वारा की गई। उद्योतन सूरी ने आपके सामने कौन सी रचना की, तो कुवलयमाला रचना की। अच्छा, कौन से धर्म से संबंधित रखने वाले थे, जैन धर्म से संबंधित। और कौन से राजा के समय आपके सामने ये जैन मुनि हुए, तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के वत्सराज राजा के समय के मुनि हुए। तो ऐसे भी प्रश्न घुमा फिराकर पूछा जाता है। किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज के चक्रायुध को हराकर कन्नौज के प्रतिहार राजवंश को स्थायी राजधानी बनाने का काम किया, तो किसके द्वारा किया गया, आपके सामने जो नागभट्ट जो द्वितीय हैं, कौन है, नागभट्ट जो आपके सामने जो द्वितीय हैं आपके सामने, उन्होंने क्या किया, जो चक्रायुध है नामक आपके सामने एक राजा है, जो कन्नौज का जो क्षेत्र था उसके पर राज करता था, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो उसको हरा दिया गया। और ये कौन से राजवंश से संबंध रखता था, पाल राजवंश से संबंधित रखता था। कौन से राजवंश से, पाल जो राजवंश है, जो बंगाल के अंदर आपके सामने राज करता था, उसका राजा था चक्रायुध है, उसको हराकर आपके सामने क्या किया, जो कन्नौज है उसको अपनी जो राजधानी वो बना लिया, किसके द्वारा, नागभट्ट द्वितीय के द्वारा। और वत्सराज ने किसको हराया था, इंद्रयुध को हराया था। समझ में आ गया आपको दोनों। चलिए, नागभट्ट द्वितीय ने मुंगेर के युद्ध में बंगाल को किस शक्तिशाली पाल शासक को हराया था, तो किसको हराया था आपके सामने, इन्होंने हराया था आपके सामने धर्मपाल को। किसको, धर्मपाल को। तो जैसे चक्रायुध आपके सामने, जो चक्रायुध नामक आपके सामने जो ऊपर मैंने पढ़ाया है,
चक्र युद्ध है जो आपके सामने नामक जो राजा था वो भी पाल राजवंश का राजा था। अब वो आपके सामने जैसे राजा की हार होती है, नागभट्ट द्वितीय उसको हरा देता है, तो धर्मपाल उस समय पाल राजवंश का बहुत बड़ा राजा था, वो उसका सहयोग करने के लिए यहाँ पर आता है। तो बिहार के पास मुंगेर नामक आपके सामने जगह होती है, वहां पर आपके सामने बहुत तगड़ा युद्ध देखने को मिलता है बिहार में मुंगेर नामक जगह पर, और वहां पर जो धर्मपाल है उसकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है। क्या हो जाती है, धर्मपाल की हार हो जाती है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से नागभट्ट प्रथम ने कन्नौज के क्षेत्र पे अपना पूरा का पूरा अधिकार वो स्थापित कर लिया था, और धर्मपाल नामक जो शासक है बंगाल का पाल शासक उसको हराया था। समझ में आ गया। चलिए, नागभट्ट द्वितीय को उत्तर भारत के अभियान के दौरान किस राष्ट्रकूट शासक को पराजित किया? नागभट्ट द्वितीय को उत्तर भारत के अभियान के दौरान किस राष्ट्रकूट, मतलब जो नागभट्ट द्वितीय है ना, उसने धर्मपाल को तो हरा दिया। किसको हरा दिया? धर्मपाल को तो हरा दिया, लेकिन जो नागभट्ट द्वितीय उसको भी हार का सामना करना पड़ता है। कौन से राष्ट्रकूट शासक के द्वारा वो सामना करना पड़ता है आपके सामने भाई? जो गोविंद द्वितीय के द्वारा। कौन हराता है? गोविंद द्वितीय है, वो हरा देता है। एक बार तो जो नागभट्ट द्वितीय है ना, वो गोविंद तृतीय को हरा देता है, लेकिन वो फिर से आक्रमण करता है और नागभट्ट द्वितीय को हरा देता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, प्रसिद्ध जैन ग्रंथ प्रभाव चक्रित के अनुसार किस प्रतिहार राजा ने 1833 ईस्वी में गंगा नदी में जल समाधि ली थी? तो प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है प्रभाव वक्चरित, जिसके अनुसार जो प्रतिहार, कौन सा गुजर प्रतिहार राजा है जिसने गंगा के अंदर जल समाधि ली? बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आपके सामने नागभट्ट द्वितीय उसके द्वारा ली गई थी। कब? लगभग 1833 ईस्वी के आसपास आपके सामने 833 ईस्वी के आसपास इसने ली थी। 823 ईस्वी में हरिवंश पुराण की रचना करने वाले जैन आचार्य जिनसेन किसके समकालीन थे? तो ये प्रश्न बनता है, जैन आचार्य जिनसेन ने कौन सी साहित्य की रचना की? तो कौन से की भाई? हरिवंश पुराण की। किसकी की? हरिवंश पुराण नामक आपके सामने जो साहित्य है उसकी रचना है वो की गई है। ठीक है आपके सामने। और वो किसके समय हुआ करते थे आपके सामने? जो वत्सराज है उसके समय आपके सामने जो जैन मुनि जिनसेन है वो आपके सामने उनके समकालीन थे, मतलब उनके समय में उन्होंने ये जो हरिवंश पुराण नामक जो साहित्य उसकी रचना है वो की है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, अगला वाला प्रश्न है, प्रतिहार शासक वत्सराज को उसकी वीरता के कारण कौन सी उपाधि दी गई? मतलब जो प्रतिहार वंश है, वंश का जो शासक है वत्सराज, कौन? वत्सराज, वो इतना वीर शासक था, उसको वीर शासक में उसको क्या कहा गया भाई आपके सामने? उसकी वीरता में कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया? रणहस्तिन। वत्सराज क्या कहलाता था? रणहस्तिन कहलाता था, जिसका अर्थ क्या होता है आपके सामने? युद्ध में मतवाला हाथी। रणहस्तिन का अर्थ क्या होता है? युद्ध में मतवाला हाथी। आपको पता है वत्सराज ने आपके सामने सबसे पहले प्रतिहार राजवंश की कन्नौज के ऊपर जीत स्थापित की थी। काफी तगड़ा राजा था, जो बहुत ही कुशल राजा था। जब वो युद्ध के अंदर लड़ने के लिए जाता था, तो जैसे हाथी है ना, वो युद्ध के अंदर जाता है तो लोगों को गाजर मूली की तरह मसल देता है, उसी तरीके से वत्सराज भी क्या करता था? जो अपना सामने वाला राजा उसको एकदम कुचल देता था। तो इसको रणहस्तिन के नाम से जाना जाता है, वत्सराज को। किसको? वत्सराज को। अच्छे से पढ़ लेना भाई। अगले वाला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? गुर्जर प्रतिहार राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा किसको माना जाता है? जिसके साम्राज्य में सबसे अधिक विस्तार हुआ, तो किसको माना जाता है भाई? आपके सामने मिहिर भोज को। मिहिर भोज आपके सामने, जिसको भोज प्रथम भी कहा जाता है, जिसको गुर्जर प्रतिहार राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, जिसने हिमालय से लेकर नर्मदा घाटी तक और बंगाल से लेकर काठियावाड़ गुजरात तक अपना जो राज्य उसको फैला दिया था। ठीक है, मिहिर भोज सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा था। मिहिर भोज द्वारा चलाए गए चांदी व तांबे के सिक्के पर कौन सी प्रसिद्ध उपाधि देखने को मिलती है? तो कौन सी देखने को मिलती है भाई आपके सामने? आदि वराह। किसकी? आदि वराह है, उसकी उपाधि उसने खुद को दी थी। अब वराह अवतार आप सबको पता है, जो भगवान विष्णु है। कौन है? भगवान जो विष्णु है, उनका जो वराह अवतार देखने को मिलता है, उसी से संबंधित आपके सामने उसने क्या किया था? आपके खुद को उपाधि दी थी। यह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था। ठीक है, इसने जो अपने चांदी के सिक्के हैं वो आपके सामने भगवान विष्णु की स्मृति में इसने शुरू किए थे। समझ में आ गया?
जिसमें एक तरफ जो वराह भगवान है, मतलब भगवान विष्णु का जो वराह अवतार है उसका चित्र देखने को मिलता था, और दूसरी तरफ अपनी जो उपाधि है क्या कहलाता था, श्री मदा दिवराह। क्या, एक तरफ जो सिक्का उस पे भगवान वराह अवतार का चित्र था और दूसरी तरफ उसके जो सिक्के के ऊपर लिखा हुआ था श्रीमदः दिवराह, मतलब आदि वराह भगवान वराह का से संबंधित आपके सामने जो उपाधि वो देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। 1851 में भारत में आने वाले प्रसिद्ध अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजवंश को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा है। मतलब भारत के अंदर जो अरब यात्री सुलेमान घूमने का आया था, उसने कौन से राजा गुर्जर प्रतिहार राजवंश के राजा को इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा शत्रु है वो माना है। किसको माना आपके सामने, मिहिर भोज को। किसको माना है, मिहिर भोज को। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि मिहिर भोज के शासन में कौन से अरब यात्री घूमने के लिए आया था, तो सुलेमान आया था। और ये प्रश्न उल्टा भी पूछा था, अरब यात्री सुलेमान किसके राजवंश में घूमने आया था, मिहिर भोज के समय घूमने आया था। सुलेमान ने क्या कहा कि जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं ना, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, उसका सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन कौन है, मिहिर भोज है। क्योंकि भाई आपके सामने उसने इतनी बड़ी सेना खड़ी कर दी थी, कोई अरब देश का आपके सामने कोई भी आक्रमणकारी जब मिहिर भोज पे आक्रमण करता था उसको निस्ते नाबूद कर देता था। समझ में आ गया, मिहिर भोज। चलिए, मिहिर भोज को किस राष्ट्रकूट शासक को नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर मालवा पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था। मिहिर भोज ने किस राष्ट्रकूट शासक को हराया था, तो आपको पता है जो नागभट्ट जो द्वितीय हैं उसको आपके सामने राष्ट्रकूटों के जो कृष्ण तृतीय हैं उसने हरा दिया था। तो ये अपने जो परदादा होते थे इसके, उसका बदला लेने के लिए आपके सामने इसने क्या किया, राष्ट्रकूटों पर फिर से हमला किया और आपके सामने वहां के जो कृष्ण तृतीय हैं उसको फिर से हरा दिया। एक ऑप्शन गलत बता दिया कि जो नागभट्ट द्वितीय उसको गोविंद द्वितीय ने हराया था। किसने हराया था, गोविंद द्वितीय उसने हराया था। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई भाई, इसको सही कर लेना। जो गोविंद द्वितीय है ना, उसने गोविंद तृतीय उसने आपके सामने नागभट्ट द्वितीय उसको हराया था। ठीक है, ये बाई मिस्टेक हो गया था। इसको ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट होगा, ये आपके सामने करेक्ट कर लेना। बाकी आपके सामने सारे सही हैं भाई। चलिए, अपन कहाँ तक पहुँच गए थे, तो जो मिहिर भोज है इसने राष्ट्रकूटों का जो शासक था कृष्ण तृतीय, उस समय इसके समय राज करता था। तो इसने अपना इसका जो दादा हुआ करता था वही आपके सामने नागभट्ट द्वितीय, जिसने धर्मपाल तक को हराया था, उसने जब आपके सामने जब राष्ट्रकूटों पर आक्रमण किया तो गोविंद तृतीय उस समय आपके सामने क्या कर रहा था, राज कर रहा था, उसने उसको हरा दिया था। तो इसको याद थी कि भाई मेरे परदादा को राष्ट्रकूटों ने हराया है तो मैं उन पे आक्रमण करके मेरे दादा का बदला लूंगा, जो परदादा है दादा का बदला लूंगा। तो इसने क्या किया था, उस समय राष्ट्रकूटों पर आक्रमण किया और उस समय आपके सामने वहां पर राज कौन कर रहा था भाई, कृष्ण तृतीय वो राज कर रहा था, उसको हराने का, कृष्ण द्वितीय राज कर रहा था, उसको हराया इसने और राष्ट्रकूटों पर अपनी विजय है वो प्राप्त कर ली। चलिए, दौलतपुर तामपत्र ग्वालियर प्रसिद्धि के अनुसार मिहिर भोज ने आदि वराह के अलावा और कौन सी उपाधियां धारण की। मतलब जो मिहिर भोज है उसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, तो मैं आपको बता देता हूं। आदि वराह की उपाधि इसको मिली थी, ठीक है। इसके अलावा आपके सामने इसने प्रभास की उपाधि धारण की थी। किसकी, प्रभास की। सूर्य से भी तेज चमकने वाला होता ना, उसको प्रभास कहा जाता है। तो इसका भाई आपके सामने जो मिहिर भोज है उसका इतना बड़ा शासनकाल था, इतने जो बड़े क्षेत्र पे इसने राज कर रखा था, इसीलिए खुद को क्या कहलाता था भाई, प्रभास की भी उपाधि इसको मिली थी। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपके सामने एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, अगले वाला है, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम ने राजगुरु और प्रसिद्ध दरबारी कवि विद्वान कौन थे। मतलब जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है उसके महेंद्रपाल जो शासक हुआ महेंद्रपाल प्रथम, उनके राजगुरु मतलब उनके राजघराने के जो गुरु हुआ करते थे और वो कवि भी थे, उनके दरबारी कवि, उनका नाम पूछा गया था। कौन है, तो राजशेखर। कौन है भाई, राजशेखर हैं। राजशेखर हैं वो आपके सामने महेंद्रपाल प्रथम के क्या होते हैं, आपके सामने गुरु होते हैं। ठीक है, और दरबारी कवि भी थे। राजशेखर द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कपूर मंजरी मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया। जो कपूर मंजरी आपके सामने नामक किस भाषा में लिखा गया भाई, आपके सामने सौर सैनी प्राकृत में लिखा गया। किस में लिखा गया है, सौर सैनी आपके सामने प्राकृत भाषा में लिखा गया। देखो जो आपके सामने राजशेखर है ना,
ये संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता था, है ना। तो ये इसने ये जब ये साहित्य है कर्पूर मंजरी है उसको लिखने की सोची, तो इसने सोचा कि भाई संस्कृत में लिखेंगे, ज़्यादातर जनता वो संस्कृत ही पहचानती है। लेकिन इसकी जो पत्नी है ना, अवंती सुंदरी, उसने कहा कि तुम अपनी भाषा में लिखो, इसको सौरसेनी प्राकृत भाषा में लिखो, जो उस समय राजस्थान की भाषा हुआ करती थी, ताकि आम जनता वो उसको पढ़ सके। तो राजशेखर ने अपनी पत्नी की बात मानी और कर्पूर मंजरी जो नामक इसने जो नाटक लिखा वो किसमें लिखा, सौरसेनी प्राकृत भाषा उसमें लिखा। चलिए अगले वाला प्रश्न है, राजशेखर ने अपने किस ग्रंथ में महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल तिलक के नाम से जाना है या फिर निर्भय नरेंद्र कहा है। तो जब आपके सामने राजशेखर है वो भाई महेंद्रपाल के राजगुरु भी थे या दरबारी कवि थे। अब दरबारी कवि होते हैं वो आपके सामने बड़ाई करते हैं वे अपने समय के राजा की। तो इसने जो महेंद्रपाल है उसको किसकी उपाधि दी, रघुकुल तिलक, मतलब जो रघुकुल राजवंश है उसके तिलक या गौरव के रूप में उसकी उपाधि थी। और ये कौन से ग्रंथ में उसने ये बात कही है भाई, ये बात इसने कही है बाल रामायण में। किसमें, बाल रामायण में इसने ये बात कही है। महेंद्रपाल प्रथम को इसने रघुकुल तिलक कहा है, मतलब रघुकुल का गौरव वो कहा है। चलिए, महेंद्रपाल प्रथम के पुत्र महिपाल प्रथम को राजशेखर की किस उपाधि से सम्मानित किया। देखो महेंद्रपाल प्रथम है, उसके समय भी जो राजशेखर जो दरबारी कवि हुआ करते थे, फिर उसका जो पुत्र हुआ महिपाल, उसके तो एक गुरु भी थे आपके सामने, तो उसको इसने किसकी उपाधि दी, रघुकुल मुकुटमणि की। किसकी दी, रघुकुल मुकुटमणि के नाम की उपाधि दी। इसकी रघुकुल मुकुटमणि के नाम से आपके सामने उपाधि दी कि रघुकुल के जो आपके सामने एक क्या है, आपके सामने राजाओं का राजा है, महाराजा धीराज की आपके सामने उपाधि भी इसके द्वारा दी गई। ठीक है, एक और उपाधि दी इसको, किसकी, महाराजा धीराज। ठीक है, इसकी भी उपाधि है वो इसको दी है। ठीक है, आर्यवर्त की भी दी है, किसकी, आर्यवर्त की उपाधि दी है। तो ये तीन उपाधियां दी, रघुकुल मुकुटमणि, महाराजा धीराज और आर्यवर्त की इसकी उपाधि है वो दी गई, किसको, महिपाल को। चलिए, 1915 से लेकर 1916 तक अरब भूगोल वेदा अल मसूदी किसके शासनकाल में कनौज आया था। तो अरब जो भूगोल का ज्ञाता है अल मसूदी है, वो किसके शासनकाल में आपके सामने कनौज में आया था, तो महेंद्रपाल प्रथम के समय में। किसके समय में, महिपाल, महेंद्रपाल नहीं भाई, महिपाल प्रथम के समय आया था। कब आया था, महिपाल प्रथम है उसके समय आया था। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला। अल मसूदी ने गुजर प्रतिहार राजाओं को बोरा और उनके राज्य को किस नाम से पुकारा है। मतलब जो अल मसूदी है वो भाई अपना जो साहित्य है वो किस भाषा में लिखता था, अरबी भाषा में। अरब आपके सामने भूगोलविद था, भूगोल का ज्ञाता था। ठीक है, वो गुजर प्रतिहारों को एक तो उसने उपाधि दी किसकी, बोरा की, बोरा के नाम से वो उनको जानता था। उसके अलावा उसने क्या कहा, अल गुजरा के नाम से जाना। किसके नाम से, अल गुजरा है वो आपके सामने, अल गुजर या अल गुजरा आपके सामने उसके नाम से इसको पुकारा। किनको, गुजर प्रतिहार राजवंश को, एक तो बोरा और अल गुजर या अल जुजर के नाम से उनको पुकारा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। गुजर प्रतिहार काल में निर्मित स्थापत्य कला और मंदिरों की विशेष शैली को किस नाम से जाना जाता है, कौन सी शैली में उनका निर्माण किया गया। देखो गुजर प्रतिहार राजवंश है, उसके अंदर जो मंदिरों की जिन निर्माण शैली है वो कौन सी शैली हुआ करती थी, महामारू जो शैली है। ठीक है, इसको प्रतिहार राजवंश की शैली के भी नाम से जाना जाता है, जहाँ पर सुंदर जो गुंबद देखने को मिलते हैं, ऊंचे चबूतरे हुआ करते हैं, वो आपके सामने महामारू शैली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें जैन महावीर जी का मंदिर, जैन महावीर मंदिर, ठीक है, उसका निर्माण कराएगा इस शैली के अंदर। उसके अलावा सूर्य मंदिर, उसके अलावा आपके सामने हरिहर मंदिर, ये कुछ मंदिर हैं जो आपके सामने महामारू शैली के अंदर इनका निर्माण है वो कराया गया है। ठीक है, गुजर प्रतिहार राजवंश के द्वारा कराया गया था। चलिए, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिर समूह जैसे हरिहर और सूर्य मंदिर किस काल की सर्वश्रेष्ठ कला है। तो किसकी कला है भाई आपके सामने, गुजर प्रतिहार राजवंशों ने हरिहर और सूर्य मंदिर है वो निर्माण कराया था, महामारू शैली के अंतर्गत कराया था। चलिए, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होने वाला है। 1018 में जब
महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, तब वहां का कायर प्रतिहार शासक कौन था जो मैदान छोड़कर भाग गया था? तो कौन था आपके सामने? राज्यपाल। तो राज्यपाल था जब 1018 में जब मोहम्मद गजनवी है उसने कन्नौज पे आक्रमण किया, तब राज्यपाल राज करता था और वो यहाँ से भाग गया था। चलिए, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है जिसकी मृत्यु के बाद आपके सामने राज्य है वो साम्राज्य वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया? तो कौन था? यशपाल। नाम में यशपाल है लेकिन उसने कुछ यश वाला काम ऐसा किया नहीं है। अंतिम शासक हुआ करता था 10,036 में। ठीक है, आपके सामने ये अंतिम शासक हुआ करता था गुर्जर प्रतिहार राजवंश का। तो ये थे टोटल जो 50 MCQ है जो मैंने पढ़ा दिए हैं। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।